आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बेहद दिल से स्वागत है बॉक्स एफएम के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने व्यंग के सारे सांचे खोल कर रख दिए हैं। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले प्रभात गोस्वामी जी का और उसके बाद हमारे आज के खास मेहमान ज्ञान चतुर्वेदी जी का। अस्पतालों में जहां दिल के मरीजों के लिए जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं साहित्य के क्षेत्र में शब्दों से दिलों की धड़कन को महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ समकालीन हिंदी व्यंग के सबसे सशक्त हस्ताक्षरों में अग्रणी हैं। 2 अगस्त 1952 को मऊरानीपुर मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने चिकित्सा क्षेत्र में स्वर्ण पदक के साथ अपनी शिक्षा पूरी की और हृदय रोग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन उनका जुनून केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रहा। साहित्य के प्रति उनके अगाध प्रेम ने उन्हें व्यंग लेखन में विशिष्ट पहचान दिलाई। 70 के दशक में व्यंग लेखन के क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का पहला व्यंग उपन्यास नरक यात्रा था, जिसने उन्हें व्यंग जगत में एक प्रमुख स्थान दिलाया। इसके बाद बारामासी, मरीचिका, हम न मरब, पागलखाना, स्वांग, एक तानाशाह की प्रेम कथा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास पाठकों को पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने हिंदी में व्यंग के नए आयाम प्रस्तुत किए। इसके अलावा उनके प्रमुख व्यंग संग्रहों में प्रेत कथा, दंगे में मुर्गा, जो घर फूके एवं नेपथ्य लीला जैसे अनेक व्यंग संग्रह शामिल हैं। उनकी रचनाएं समाज की विसंगतियों, कुरीतियों और मिथ्याचारों पर प्रहार करती हैं और वहीं पाठकों को सोचने पर मजबूर भी करती हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी को उनके चिकित्सा और साहित्यिक योगदानों पर कई सम्मान मिल चुके हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2015 में पद्मश्री से अलंकृत किया। उन्हें राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, चकल्लस, अट्टहास सम्मान, साहित्य जागृति सम्मान और व्यास सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज बॉक्स एफएम के व्यंग के रंग कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ व्यंगकार और पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का स्वागत है। उनके विचारों से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे और उनसे सवाल पूछने का मौका भी मिलेगा। इस विशेष कार्यक्रम को सुनिए केवल बॉक्स एफएम पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी दोस्त प्रभात और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी भी तैयार हैं। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार जी। बहुत अच्छा लग रहा है और खास तौर से आप जैसे मनीषी को हमारे स्टूडियो में पाकर हम बहुत ज्यादा उत्साही भी हैं और घबराए हुए भी हैं कि कहीं बातचीत में कोई लोचा ना हो, किसी तरह की बात ना हो। लेकिन लोचा केवल टेक्निकल हो सकता है, बाकी नहीं। सर, सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ 6 दशक पीछे। करीब 10-11 वर्ष की उम्र होगी आपकी। स्कूल का भारी भरकम बस्ता, लेकिन उस समय हमारा बचपन बस्तों में कैद नहीं हुआ करता था। मस्ती के साथ मस्ती की पाठशाला में हम पढ़ते थे और उसी दौरान आपने पहली बार, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपने स्कूल के होमवर्क के लिए नहीं बल्कि लेखन के लिए कलम उठाई थी, कैसा अनुभव रहा था? मैं कहूँ कि स्कूल के दिनों की ही बात कह लें, उसी के आसपास की। मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने सबसे लिखने की सोच ली। मतलब ऐसा लगा कि मैं पैदा ही कलम के साथ हुआ, ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कई इंटरव्यूज में कि मैं 6वीं क्लास में मेरी पहली कविता छपी बाकायदा एक स्कूल, मतलब अपने दैनिक जागरण झांसी में, तब मैं 6वीं क्लास में था जी। पर मैं उससे भी पहले से लिखना तो और पढ़ना, और खासकर साहित्य पढ़ना, खासकर कविता, ये जितनी उस समय धर्मयुग और सारिका, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। तो एक छोटे से गांव में होते हुए भी मेरे घर में हर अखबार आता था, हर मैगजीन आती थी। इंग्लिश की इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी, इंग्लिश के अखबार, हिंदी के अखबार,
और मैं सब में जो समझ में आता था उस जमाने में, निश्चित ही आपका वो एक सीमा तो होती है उस उम्र की जी। पर आप कहानियां पढ़ते थे, कविताएं पढ़ते थे। मेरी बड़ी बहन जासूसी उपन्यास पढ़ा करती थी, उन दिनों मेरे से बड़ी थी, हमारे दोनों के बीच में काफी डिफरेंस था। तो वो जासूसी उपन्यास पढ़ा करती थी, तो वो भी हम पढ़ लेते थे। फादर बहुत सारी अंग्रेजी नॉवल पढ़ते थे, तो अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, पर हम उसमें भी समझने की कोशिश करते थे। तो एक कुछ था ऐसा, मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो मेरे घर में किताबें उपलब्ध थी इस कारण ऐसा हुआ, या मेरा एक टेंडेंसी थी, वरना मैं हो सकता है ढूंढ के किताबें पढ़ता, खोज के पढ़ता, बहुत पढ़ता था। मैं समझता हूँ 5वीं 6वीं क्लास तक तो मैं बहुत पढ़ता था, और मैं शायद 7वीं क्लास में मैंने पहला नॉवल भी लिखा, तो मैंने कहीं बोला नहीं। हाँ, मेरा करीब 30 पेज का एक नॉवल लिखा मैंने, और मैंने सबसे पहले अपनी माँ को दिखाया, क्योंकि मेरे मामा जी एक बहुत बड़े कवि थे, और मेरी माँ नरोत्तम पांडे था उनका नाम, जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी बहुत मेरे बड़े होते होते, पर वो ओरछा स्टेट के राज्य कवि। तो मेरी माँ हमेशा मुझे देख के कहती थी, मेरे लिखना पढ़ना देख के, छोटी कविताएं, कि तुम्हारे अंदर मुझे नरोत्तम दिखते। तो वो मैंने उपन्यास सबसे पहले माँ को दिखाया। मुझे मालूम है मेरी पहली एडिटर माँ रही होंगी, जिन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा ही उपन्यास जासूसी बनाने की कोशिश की थी जी। लास्ट को मैंने लास्ट लिखा था। अच्छा। तो मेरी माँ ने पहली मेरी एडिटर माँ रही है, जिन्होंने कहा बेटा लाश होता है, लाश नहीं होता, सा नहीं होता, शाह होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे याद आता है उतना। तब से लिखना शुरू कर दिया, और बहुत पहले से लिख रहा हूँ। मैंने पढ़ा कि आपने कई बार कुछ साक्षात्कारों में इसका जिक्र भी किया है। आगे चलते हैं। आप स्कूल से निकलकर मेडिकल शिक्षा पाने के लिए कॉलेज में भर्ती हुए। कॉलेज में आपको 3 दोस्त मिले। एक प्यारा दोस्त जो आपकी व्यंग यात्रा का सारथी बनता है, एक और मित्र जो आपसे लेखन के शास्त्रीय पक्ष पर चर्चा करता है, और एक दोस्त ऐसी भी मिलती है जो आपके जीवन को एक नए मोड़ की ओर ले जाती है, जिन्हें आप दिल दे बैठे थे। आप शायद पहले ऐसे प्रेमी थे जिसने प्रेम पत्रों में कविताएं न लिखकर व्यंग लिखकर भेजे। उनका प्रथम दृष्टा कैसा असर हुआ होगा? देखिए, वो एक उम्र ऐसी होती है, खासकर जहाँ आपको अब तो खैर बहुत दुनिया बदल गई, और सारी सोशल मीडिया और सबसे लड़के बदल गए, लड़कियां बदल गई। वो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जहाँ लड़की को देखना, लड़की से आंख मिल जाना, लड़की तक अपनी बात कैसे कहें जी, कैसे कहें कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपकी आंखें ही कहती हैं कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। और तो बड़ी कॉलेज में लड़कियां थी, मेरे बैच की जूनियर, मेरे बैच से सीनियर, मेरे बैच की लड़कियां, ये मेरे से जूनियर बैच की लड़की थी। और मैं तब से एक सिद्धस्थ व्यंगकार माना जाने लगा था। मैं कॉलेज में काफी नाटक वाटक करवाता था मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। और ये भी एक नाटक हमने माता दीन चांद पर किया था, जिसके अंजनी चौहान, जो आप मेरे पहले मित्र कह रहे हैं जी, तो मेरे अंजनी चौहान उसके डायरेक्टर थे। और उसमें हम लोगों ने, क्योंकि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता था और अंजनी को पता था कि उसको पसंद करते हैं, तो हमने बाकायदा स्क्रिप्टिंग जो की थी हमारे परसाई के, जो अगर आप पढ़ेंगे वो रचना, उसमें कोई स्त्री पात्र को बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। केवल थानेदार को कहती है कि भला क्या क्या लाऊं वहां से, ले आना चांद से। हमने बाकायदा एक स्त्री पात्र थानेदारनी का किया, जो जाएगी साथ में, दौरे पे जा रहे हैं अगर इंस्पेक्टर साहब, तो उस दौरे पे वो साथ में जा रही है। तो हमने उस जगह जो है उनको ले लिया, भावी पत्नी को, उनको मैंने थानेदारनी का रोल दिया। अच्छा। और वो थानेदारनी थी, और वहां कहीं हमने वो मौके पाए जो उस जमाने में बड़े ही कठिन होते थे, और आपसे बोलते नहीं बनता था, आपसे तो इतना खुल के ऐसे बातें किए जा रहा हूँ, आपसे जवान पलटती नहीं थी कि लड़की को कैसे कहें कि आप सुंदर हैं। एक सुंदर लड़की को भी सुंदर कहने से पहले जान तो बन जाती थी, और आप कह नहीं पा रहे, आप लिख के दे नहीं पा रहे,
बहुत कठिन दिन थे उन दिनों प्रेम करना अगर करना पड़े तो। ये सब होता नहीं था कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दें, आप उधार की कविता लेके इधर से उधर पेस्ट कर दें, कट पेस्ट करके भेज दें, कोई अच्छा सा शेर भेज दें, तो सब था ही नहीं, कुछ नहीं था। तो कर लिया और कर लिया, हमने भी प्रेम कर लिया, समझने की कोशिश की, पर उसने मेरे को मैं स्त्री मन को ही नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता है उससे जो स्त्री मन में झांकने का अवसर मिला, तो उससे मैंने मुझे एक अलग दृष्टि मिली स्त्री को देखने की, जिससे मैंने बाकी की दुनिया की स्त्रियों को देखा, समझा। एक माँ से मिली तो माँ से एक स्त्री की देखने की दृष्टि दुनिया को क्या होती है, ये माँ को देखता था, मैं माँ को समझता था। माँ किस तरह चुप रह जाती थी। मेरे पिता बहुत गुस्सा करने वाले आते, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, बहुत तेज चिल्लाते थे और बहुत जल्दी उबाल आ जाता था उनको, घर में भी बाहर भी, नौकरी पर भी, अफसरों के साथ भी, हर जगह वो लड़ते भिड़ते रहते थे। उनकी चाहे जब ट्रांसफर हो जाते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इतना जरूर था, पर वो बहुत ज्यादा कहीं किसी की सुनते नहीं। तो ऐसा वो घर में भी एक आतंक था उनके व्यवहार का। तो माँ ने कैसे उनसे एडजस्ट करती हैं, कैसे इग्नोर करती हैं, कैसे कह देती हैं हम लोगों से ही, कह रहे वो तो ऐसे नाराज होते रहते हैं, तुम लोग परेशान मत हो। और हम लोग पिता से आतंक, मुझे याद है मैं पिता से बहुत दूर रहता जाता था, वो कहीं बाइजी में और आंख बचाता था, वो इस कमरे में होता, उस कमरे में भाग जाते। तो कभी हाँ वो कैसे मुश्किल से पूछते थे, कभी आप आमने, वैसे बहुत व्यस्त डॉक्टर थे, घर में दिखते ही नहीं थे, जबकि छोटा सा गांव था, पर वो डॉक्टरी में या डॉक्टरी की राजनीति में हमेशा रहते। अफसरों के साथ बैठना, उस डॉक्टर को उखाड़ना, उस डॉक्टर को पछाड़ना, ये सब काम करते रहते थे, उसी में व्यस्त रहते थे। तो कभी वो बुला के पूछ भर लें, एक मिस्टर पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी जान पे बन जाती। तो एक पिता से एक होती आदरणीय दूरी, एक भयभीत करने वाली दूरी, उससे दूर रह के ही मैं रहता था उनसे। जबकि वो कभी उनने कोई मारा पीटा हो, कभी मुझे कुछ कहा हो, कभी नहीं। वो बड़ा खुश होते थे। उन्हें पता चला था कि मैं लिखता हूँ, मैंने जब उपन्यास लिखा था तो मेरी माँ ने उनको दिखाया था, देखो ज्ञानू ने ये उपन्यास लिखा। तो मेरे पिताजी ने देखा, चेहरे पे कुछ अलग भाव, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, कह रहे अरे हिंदी में रखा क्या है, हिंदी में लिखते हो, अंग्रेजी में लिखा करो। तो वो क्योंकि वो अपने ससुराल पक्ष में जो उनके ससुर जी और साले साहब दोनों, मतलब मेरे नाना जी घनश्याम दास जी पांडे और नरोत्तम पांडे, बहुत बड़ा नाम थे उन दिनों हमारे मौरानीपुर के आसपास के इलाके में। तो पिताजी कहीं उनकी हंसी उड़ाने के लिहाज से पूरी हिंदी की हंसी उड़ाते थे, क्या रे हिंदी में लिखने में क्या होता है और हिंदी में नाम कमाने से क्या हो जाने वाला, पर वो कहीं दिल में खुश होते थे कि मैं लिखता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया ये सुन के। बचपन से जवानी की कसौटी पर उतरना और उसके बाद में आगे जीवन की गंभीर सीढ़ियाँ चढ़ना। आपने 7वें दशक में व्यंग लेखन से धूम मचाई थी। धर्मयुग में, उस दौर में लेखकों की धर्मयुग को मानते थे, कसौटी मानते थे कि अगर धर्मयुग में कोई लेखक छप गया तो वो सही माने में एक प्रतिभाशाली लेखक है। धर्मवीर भारती जैसे बड़े सख्त संपादक, जिन्होंने शरद जोशी जैसे मूर्धन्य व्यंग्यकार के भी व्यंग अस्वीकृत किए हुए हैं, आपके व्यंग वहां छपे और आपका अनुभव भारती जी के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अलग किस्म का अनुभव है सर, मैंने ऐसा आदमी देखा ही नहीं। मैं बताऊं आपको कि जब उन्होंने, ये कहा जाता है कि वो परसाई उस जमाने में अचानक से राइट, पहले बहुत धर्म में छपे हैं परसाई जी, फिर वो कुछ लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में आ गए और उन्होंने अचानक से कहा कि धर्म को लेखन हम सेठाश्रयी लेखन जो सेठों की मैगजीन से उसमें नहीं लिखेंगे। तो परसाई ने धीरे धीरे उनसे तो वो चीज को परसीव किया था। उन्होंने व्यंग का कॉलम चलाते थे बैठे ठाले, जिसमें वो त्यागी जी को उन्होंने बहुत छापा, रविन्द्रनाथ त्यागी को, बल्कि व्यंगकार बनाने में और उनको व्यंगकार के रूप में प्रोजेक्ट करने, वो तो बड़े कवि थे रविन्द्रनाथ त्यागी, पर वो और कविता के कवि के रूप में ही स्थापित होना चाहते थे।
और उनसे व्यंग लिखवाना और उनको कहना कि तुम बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट बन सकते हो, ये भारतीय काम था। ऐसी शरद जोशी प्रथा ही अलग हटता है। तो तुम कुछ नए लोगों को ढूंढना चाहते थे जो लिख सके व्यंग। तो उन्होंने एक होली अंक निकाला था जो नवोदितों के लिए था। तो उन्होंने बाकायदा उसका 3 महीने पहले से एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, थोड़ा प्लान से करते थे वो। तो 3 महीने पहले आपके अगर कोई मेरे को मान लीजिए उनको जनवरी में कोई रचना लिखवानी, मान लो दिवाली पे रचना लिखवानी मुझसे, तो मुझे वो अगस्त में बोल देंगे। अगस्त में मेरे पास एक पत्र आ जाएगा कि आप इस दिवाली पर इतने शब्दों का विषय आमतौर पर नहीं देते थे, आपसे एक आलेख हमें चाहिए और इस तारीख तक हमें मिल जाना चाहिए जी। ऐसे प्लान करते करते आजकल मैं अखबारों में देखता हूँ, बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि कोई रात में कहता है सर कि एक व्यंग दे देंगे सर क्या, ये अभी जो, और कब तक, जब कल सुबह तक मिल जाए। तो जैसे हम बैठे हुए हैं, व्यंगकार कोई क्लर्क है जो ऑर्डर देगा कि एप्लीकेशन दे दो लोन की और इस तरह का आज के संपादक वहां है, कहाँ पड़ता है वो, कितना सोच के फागुन अंक में ये रचना, मेरी एक रचना 19 मुझे अभी तक याद आती है, किस्सा एक चिड़ा चिड़ी का, और बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत प्रेम की रचना थी, मैंने मजे लेके लिखी थी जी। और मैंने भेजा, उन्होंने बहुत तारीफ की और ये छापी, उन्होंने पसंद की सितंबर में। और उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छी रचना लिखी है, हम इसे फागुन अंक में था। और क्या बात है, तो उनका इसकी जो पूरी तासीर है वो उस अंक के साथ, तो अभी हम उसमें, और कितने प्यार से उन्होंने पूरे 2 पेजों में छापी थी। तो लगातार वो छापते थे। उन्होंने देखिए ये सब करते हुए ऐसा नहीं है, खूब मेरी रचनाएं भी खूब वापिस की, पर हर रचना जो वापस करते थे उस पर वो अपने बाकायदा कमेंट देते थे कि हम इस कारण आपकी वापस कर रहे हैं। क्या बात है, इसमें ये कमजोरी है जी, और इसके कारण हम इसे वापस कर रहे हैं, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और इस्तेमाल कर ले जी। और वो बहुत स्पष्ट होते, मेरे एक रचना उनको बेहद पसंद आई थी, पर एंड पर वो सहमत नहीं थे और मैं सहमत नहीं था उनसे। अच्छा। तो उन्होंने एंड के लिए कहा कि इसमें न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ बात है, जबकि मैं मानता हूं, उनका कहना था, मैं मानता हूं कि न्यायालय ही एकमात्र कुछ आशा के केंद्र रह गए हैं इस देश में, जहां कुछ उम्मीद है जनता की, वहां से हमें कुछ मिल सकता है। और आप उस न्यायालय के खिलाफ, न्यायाधीश के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं। तो किस्सा मुर्गा पुनर्जन्म, ऐसा मैंने एक लिखा था। अच्छा। कि एक मुर्गा जिसकी पुराने जन्म में वो ब्राह्मण था, उसकी हत्या हो जाती है और वो एक मुर्गे के तौर पे जन्म लेता है, और मुर्गा फिर देखता उसी थानेदार को जिसने कि उसका एनकाउंटर कर दिया था। क्या बात। तो उसको याद आ जाती है सारी, और अब एक मुर्गा उस थानेदार से बदला लेना चाहता ऐसा कुछ था। और उसमें अब वो पूरी चीज थी कि कैसे वो इंक्वायरी अभी भी चल रही है उस ब्राह्मण की, और वो थानेदार कैसे उन जज साहब को पटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बाद में लंबी आर्टिकल था और बहुत पसंद किया उन्होंने। तुमने बहुत मेहनत की है इसमें और शैली में, पर मैं इसके अंत से सहमत नहीं हूँ, और मैं तुमसे अंत बदलने को इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो बनावटी हो जाएगा, तो तुम कहीं और भेज दो। फिर मैं रविवार भी उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन निकली थी, और सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उसे 4 किस्तों में छापा रविवार में। तो संपादक बड़े अलग होते थे और वो संपादक ही होते थे। आज संपादक एक मैनेजर है, आज के ज्यादातर संपादक एक मैनेजर है जी। हाँ, वो एडिटर नहीं है, वो तो कट पेस्ट करते हैं। आपके रचना में कुछ भी छप गया हो, और अगर एडिटर उसको आपका जो उप संपादक है उसे वो लगा रहा है, वो देख रहा है कि लास्ट में स्पेस जरा छोटी पड़ रही है, तो मालूम पड़ा आपकी लास्ट की 3 पंक्तियां उसने काट दी, तो उस रचना का वास्तव में सार था वो काट दिया। अच्छा। हाँ, और पता भी नहीं किसी को, पर वो अब उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। तो आज की दुनिया बदल गई, अलग किस्म की हो गई। हम ये नहीं कहते कि पुराना सब अच्छा था, पर नए में संपादक का रोल बहुत दयनीय और कुछ हद तक कई बार शर्मनाक हो गया। वो उस तरह से रचना के चयन में, उसकी एडिटिंग में कहीं उसका रोल नहीं है, प्लानिंग में रोल नहीं है, उसके अंकों के प्लानिंग में आमतौर पर रोल नहीं है। बड़े संपादक गायब हो गए हैं, संपादक है, मेहनती संपादक है, ऐसा नहीं कहता, सिंसियर संपादक जी, बड़े संपादक, एक बड़प्पन वाला,
जिसमें पर्सन, जिसके व्यक्तित्व में भी बड़प्पन हो, जिसके उस बड़प्पन से जरा मालिक भी आक्रांत हो कि नहीं यार इसके साथ हम इस तरह से कोई गेम प्ले नहीं कर सकते, वो पीढ़ी अब कोई आ जाए तो अलग बात है। बहुत मेरे नजर में कोई आज के समय दिखते नहीं है इस तरह के लोग। बहुत साहित्यिक मैगजीन छोड़ दीजिए, मैं आपको कमर्शियल मैगजीन की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल अखबार की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। और हम एक बात कह रहा था, बाद में मुझे चकल्लस अवार्ड जो मिला, तो चकल्लस अवार्ड में मुझे धर्माधिकारी जी ने दिया था, जो उस जमाने में जस्टिस थे, और उसमें आए थे, सर आए थे, बॉम्बे में दिया गया था, और उन्होंने मुझे कहा, मुझे मिलवाया धर्माधिकारी है कि ये मेरा बच्चा है। हाँ, और देखो मैंने बड़े खुश थे, इस बच्चे का खोज मैंने की है, और मैंने माना कि हाँ मेरे को अगर व्यंगकार किसी ने बनाया, मैं किसी एक आदमी को श्रेय दूंगा। तो मुझे समझाया कि तुम व्यंग बहुत अच्छे लिख सकते हो और तुम व्यंगकार है तुम्हारे अंदर, वो भारती जी थे। जी जी, बिल्कुल। भारती जी का एक किस्सा मुझे याद आता है कि उन्होंने ये यूट्यूब पर भी, अगर कोई हमारे श्रोता देखना चाहें तो देख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि शरद जोशी जी ने एक बार उनको व्यंग रचना भेजी जिसको उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी 4 रचनाएं लगातार अस्वीकृत होने के बाद भी शरद जोशी ने एक बेहतरीन रचना लिख के भेजी और उसे उन्होंने स्वीकृत किया, और उसके बाद में शरद जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वो कहते थे कि अगर वो इस अस्वीकृति से निराश होकर लिखना छोड़ देते तो शायद देश को आज एक मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी के रूप में नहीं मिलता। तो मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने मेरी 4 रचनाएं लगातार वापस की, तो मैंने उनसे बाकायदा, मैं तो बच्चा था, बहुत ही कम उम्र में लिख रहा था, मैंने मेडिकल कॉलेज में था तब, मेरी 3 रचनाएं छापी, चर्चित हुई, मैं बड़ा खुश हुआ। भारती जी छाप रहे हैं तो पूरे देश में नाम हो गया आपका, ओवरनाइट स्टार बन जाते थे उस जमाने में, बहुत तो अगर आपने भारती जी ने छाप दिया तो मैंने उनको बाकायदा शिकायत में पत्र लिखा कि कुछ अच्छी रचनाएं मैंने आपको भेजी हैं जो मुझे लगता है कि आपके तक पहुंचती ही नहीं है, आपका वो संपादक अपने लेवल पे वापस कर देता है, तो आप कृपया देखें। तो उन्होंने पत्र मुझे लिखा था कि देखिए वो रचनाएं मैंने वापस की हैं, और जब तक आपकी अगली रचना अपनी पिछले से बेहतर नहीं होगी हम नहीं छाप पाएंगे। क्या बात, बहुत बड़ी, क्योंकि आपकी लड़ाई केवल आपसे है। आपने जो लिखा है मेरे को कि फलाने फलाने की छाप दी जो आपसे कमजोर रचनाएं थी, तो मैं आपसे उनकी तुलना ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये मांग रहा कर रहा हूँ कि आपकी पिछली रचना से अगर आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिखते मेरे को, तो मैं क्यों छापूंगा। बिल्कुल, बहुत कितनी बड़ी बात, बढ़िया बात है। आप एक सूत्र वाक्य में उन्होंने मुझे जिंदगी का फलसफा सिखा दिया और लेखन का फलसफा सिखा दिया कि आपकी लड़ाई केवल आपसे, आपका कंपटीशन आप हो, आपको ही जीतते रहना है, खुद को जीतते रहना है। क्या बात है, बेहतर लिखना है। जी, कल जो लिखा था उससे आज बेहतर होना चाहिए। ये जो ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है ना, कल जहाँ जागा था तू कुछ आगे बढ़कर सो, उनकी कविता है ये। जी, जब कल जहाँ जागा था तू उस जगह से आगे आज जब सो रहे हो तो पाओ पीछे पलटो, देखो पीछे पलट कर देखो कि कल जहाँ तुम आए थे उससे 4 कदम जिंदगी में आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े। जी बिल्कुल सही है, नहीं बढ़े हो तो तुमने आज का दिन जिया नहीं जी, तुमने जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश नहीं की। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जो कह रहे हैं वो बात उन्होंने प्रैक्टिकली मुझसे कही, आपकी पिछली रचना से आप आगे नहीं बढ़ते हो तो हम क्या करें, आपका हम क्यों छापे आप। जी, बहुत बड़ी बात की थी। श्रोताओं, इस समय व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं देश के नामचीन व्यंग्यकार पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी से। अगर आप उनसे कोई अपना सवाल करना चाहें तो 7339990969 पर हमें कॉल कीजिए। और इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, आइए एक विराम लेते हुए सुनते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का एक बेहतरीन व्यंग्य। जीवन भर सिफारिशों पर पलता और जीता रहा था वह, यमराज से सिफारिश की जुगाड़ नहीं लग सकी और आज वह मर गया। मरने से पहले लंबा बीमार रहा, बहुत सीरियस कंडीशन में रहा, तब भी अस्पताल के पलंग पर पड़ा पड़ा वह डॉक्टरों से यहां वहां की सिफारिशें पहुंचवाता रहा कि डॉक्टर साहब इसका बहुत बढ़िया इलाज किया जाए और देखिएगा कि इन्हें कुछ होने ना पाए।
डॉक्टर ऐसी सिफारिशों का आदी है। इस बार भी वह हमेशा की तरह हंसने लगा था। एमएलए और अफसरों की सिफारिश पर आदमी की जान बच जाती तो फिर कोई मरता ही नहीं। फिर भी सिफारिशी आदमी मरते मरते भी जान बचाने के लिए सिफारिशों की कोशिश करता ही रहा। बीमारी गंभीर थी। सारी सिफारिशों के बावजूद अंततः वह मर गया। अब घर में अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को श्मशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही है। भीड़ है घर के बाहर, बाल बच्चे, रिश्तेदार, आस पड़ोसी। लाश बना पड़ा है सिफारिशी, परंतु उसकी आत्मा को अभी भी चैन नहीं। उसकी नजरों में दोनों बेटे साले एकदम ही नाकारा हैं। देखना, अभी बिना किसी ठीक ठाक सिफारिश का इंतजाम किए ही मुंह और अर्थी उठा के मूर्खों की भांति पहुंच जाएंगे शमशान घाट। ऐसे में वहां कौन पूछने वाला है यार। सिफारिशी को जीवन भर विश्वास रहा कि इस दुनिया में सिफारिश के बिना कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। अभी सिफारिश के बगैर कहीं उसका अंतिम संस्कार अटक ही न जाए। अरे साहब, श्मशान घाट पर कौन किसको पूछता है। ऐसे तो रोज ही 20 लोग मरमरा के पहुंच रहे हैं वहां। पता नहीं कि शहर में आज कितनों की मौत हुई हो। मान लो कि भीड़ हो, आजकल मरते भी तो खूब हैं। हम वहां पहुंचे तो लाश को किनारे न धरवा दें कि अभी लाइन में लगो, बहुत से मुर्दे फूंकने को आए हैं आज। और बाद में चिता सजाने के लिए कहीं गीली लकड़ी न पकड़ा दें साले। अब उसके ये लौंडे तो कोशिश करेंगे नहीं, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी लाश को वहीं घर के सामने छोड़कर सिफारिशी आदमी सीधे श्मशान घाट जा पहुंचा। जब तक घर वाले अर्थी सजाकर श्मशान पहुंचे तब तक कुछ जुगाड़ कर लिया जाए। पकड़ते हैं यहां किसी को। वह श्मशान घाट में सब तरफ टटोलता घूमने लगा और उसे एक तरफ आड़ में बैठकर बीड़ी पीता हुआ श्मशान घाट का चौकीदार दिख गया। उसने चौकन्नी चाल से चौकीदार के पास जाकर उसे आत्मीय नमस्कार किया और वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सिफारिशी शख्स मतलब की बात पर आ गया। बॉस, लकड़ी का क्या भाव चल रहा है? चौकीदार ने भाव बताया। उसने ये भी पूछा कि लाश नहीं लाए हो क्या? मुर्दे के वजन का अंदाजा हो जाता तो उसी के हिसाब से लकड़ी का सही सही हिसाब बता देता। वजन तो मान लो हमारे बराबर ही समझ लो। चौकीदार ने उसे घूर कर देखा। वो मन ही मन कुछ अंदाजा सा लगाता रहा। फिर वो किसी पेशेवर के अंदाज में बोला कि गिरे हाल में 3 मन के करीब लकड़ियां तो लगी जाएंगी। सिफारिशी ने भी मन में सारे खर्चे की गणना की और बोला, यार तब तो बहुत पैसे ठुक जाएंगे लकड़ी में ही। इससे अच्छा तो था कि नहीं मरते। मरना जीना कौन सा आदमी के हाथ में भाई साहब। चौकीदार फिलोसॉफिकल हो चला। सो तो है, पर पहले तो डॉक्टरों ने साला इतना पैसा खींच लिया। अगर आप मरने वाले का नाम हमें बता देते भाई साहब तो हम अभी उसे रजिस्टर में चढ़ा लेते और अर्थी यहां आने पर लकड़ियां तोल के डलवा भी देते। सूखी लकड़ियों का टोटा चल रहा है ना, तने की बची हैं। यार तुम तो हमारा ही नाम लिख लो, आरपी श्रावस्तो। हमारे लिए जरा बढ़िया सी सूखी लकड़ियां तो बीन दो फटाफट। अपना नाम काहे लिखवा रहे हो भाई साहब? जो मरा है उसका नाम बताओ ना। मान लो कि हम ही मरे हैं। काहे मजाक कर रहे हैं भाई साहब? लगता है बहुत प्रेम भाव रहा है मरने वाले से। चलिए हमें क्या, हम यही नाम चढ़ाए लेते हैं। अच्छा यार, ये बताओ कि मान लो कि हम किसी से तुमको कहलवा दें, फोन वोन करवा दें, तो क्या कुछ कम भाव नहीं लग जाएंगे लकड़ी के? आप शर्मा जी से कहलवा दें तो हम मुफ्त में डाल देंगे भाई साहब। ऐसा मानिए कि शर्मा जी तो शमशान ट्रस्ट के मालिक जैसे हैं। ये वो शर्मा जी तो नहीं जो पिछली दफा एमएलए के लिए खड़े हुए थे? तब हम उनकी जीप में चढ़े चढ़े खूब घूमे थे। खुद तो वोट दिए ही थे और कितने ही वोट गिरवाए थे हमने। फिर क्या है, कहलवा देना। पर अब हमारे मरने के बाद वो हमें काहे पूछेंगे? आगे से तो हम उनको वोट देने से रहे। वो खोए खोए से बोले। चौकीदार समझा ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। चौकीदार ने मानो कुछ भी कहने के लिए कहा, वैसे आप हैं श्रीवास्तव, बामन होते तो शर्मा जी वैसे ही। सही कहा। अरे जो हम बामन होते तो शर्मा जी से यहाँ के लिए तो मुफ्त ले लेते ही 25-30 किलो लकड़ी घर में भी डलवा देते कि 13वीं पर हलवाई की भट्टी में काम आ जाएगी। अपनी जात का आदमी सही जगह मिल जाए तो आधी सिफारिश तो ऐसे ही हो जाती है। चौकीदार चुप रहा। कहीं कुछ हेल्प कर दो ना यार। हम क्या करेंगे भाई साहब, हम ठहरे छोटे आदमी। अरे ऐसा ना कहो, चौकीदार भी बड़ी पोस्ट होती है भैया। पूरे शमशान घाट की देखभाल का इंपॉर्टेंट जिम्मा उठाए हो तुम। अरे तुम ठान लो तो 50-100 किलो लकड़ी तो किसी तरफ भी कम बढ़ गिरवा दो। सही बताते हैं। अरे और क्या, तुमसे कौन पूछने वाला है कि नहीं? सिफारिशी अब चौकीदार को साधने लग गया। चौकीदार भी समझ गया कि बात किस दिशा में जा रही है। भाई साहब, यहाँ सब तरफ घूम रही आत्माएं गवाह हैं। हमने कभी यहाँ एक लकड़ी की भी हेरा फेरी की हो तो जो सजा। आपकी ईमानदारी की चर्चा तो हम खूब सुने हैं, पर अब मरने वाले की आखिरी इच्छा ही मान के कुछ करा दो यार।
मरे हुए सिफारिशी की अंतिम इच्छा है कि चौकीदार थोड़ी बहुत रिश्वत ले लेवाकर उसे औने पौने भाव में लकड़ी दे दे। बात 100 के नोट पर टूटी। लगभग मुफ्त में अपने लिए लकड़ी डलवाकर लौट गया सिफारिशी आदमी। अब जाकर उसकी सिफारिशी आत्मा को शांति मिली थी। फिर उसकी अर्थी उठी। लाश के चेहरे पर परम संतोष था कि मरने पर भी जुगाड़ बिठा ही लिया। किसी ने लाश को देखकर कहा, कितनी शांति है भाई साहब के चेहरे पर, पुण्यात्मा ठहरे। किसी और ने कहा, ऐसे मौके पर मृतक को पुण्यात्मा कहने का ही रिवाज चला आता है। वैसे कभी किसी सिफारिशी के चेहरे को गौर से देखिएगा, वहां भी इस लाश की तरह ही परम संतोष के भाव रहते हैं। बहुत बढ़िया। जिंदगी में सफलता के लिए शॉर्टकट तलाशते तलाशते हम जुगाड़ पर आ जाते हैं और मरने पर भी लोग जुगाड़ करते हैं। बहुत बेहतरीन व्यंग है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बेहतरीन व्यंग हमारे श्रोताओं को सुनने का अवसर दिया। और अब हम आगे चलते हैं और इस व्यंग पर अपनी एक समीक्षात्मक टिप्पणी लेकर आ रहे हैं हमारे भाई शांतिलाल जैन। बॉक्स एफएम के सभी सुधी श्रोताओं को शांतिलाल जैन का सादर प्रणाम, अभिवादन। व्यंग विमर्श के सार्थक मंच से देश के शीर्षस्थ व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की प्रतिनिधि रचना पर अपनी बात लेकर आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। रचना का शीर्षक है मरने में जुगाड़। दरअसल हमारे देश की व्यवस्था में सड़ांध इस कदर व्याप्त हो चुकी है कि आम आदमी मान बैठा है कि कहीं भी किसी भी विभाग में, दफ्तर में, अस्पताल में, स्कूल में, यहाँ तक कि शमशान में भी जुगाड़, सिफारिश और रिश्वत के बिना कोई काम आसानी से हो ही नहीं सकता। तभी तो सिफारिशों, रिश्वतों के दम पर पूरा जीवन जी लेने वाला आदमी मरने के बाद भी जुगाड़ से अपनी अंत्येष्टि का इंतजाम खुद कर लेना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसके बच्चों ने जुगाड़ करना नहीं सीखा तो वे दुनियादारी में पिछड़ जाएंगे, इसलिए वो खुद करता है। हम रचना पर बात करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को अपनी रचनाओं में फैंटेसी रचने में एक खास महारत हासिल है। उनकी रचनाओं में कथा तत्व के साथ फैंटेसी न केवल पाठक को मुदित करती है बल्कि विडंबनाओं पर मजे मजे में तीखा और सटीक प्रहार कर जाती है। समीक्षित रचना में भी एक फैंटेसी है। एक सेठ है जिसने जिंदगी भर या तो सिफारिशें लगवाकर अपना उल्लू सीधा किया है या रिश्वत देकर। वो जुगाड़ से हर काम करवा लेना जानता है और अब वो इतना आदी हो गया है कि उसे भरोसा है कि मरने के बाद वो अपने लिए शमशान में भी खास किस्म की जुगाड़ कर लेगा। उसके मरने पर उसकी आत्मा उसके पार्थिव शरीर के आसपास से भटक कर अपना समय जाया नहीं करती बल्कि शव यात्रा प्रारंभ होने से पहले शमशान जाकर अपने लिए सूखी लकड़ियों का कम दुगम पर जुगाड़ कर लेती है। वो चौकीदार को पहले सिफारिश लगवाने की बात करता है, फिर चिरोरी करता है और अंत में रिश्वत की पहल से अपने लिए, अपने शौक के लिए सूखी लकड़ियां कम दामों पर मैनेज कर लेता है। वो सफल है कि मरने के बाद भी उसने अपने लिए सिस्टम का सही उपयोग गलत तरीके से कर लिया है। किस कदर पतन हो चुका है हमारे समाज का कि हमने शमशान, चिता, अंतिम संस्कार को रिश्वत और जुगाड़ से संपन्न होने वाली वस्तु बना दिया है। इतनी गहरी और मारक चोट व्यंजना में कर पाने का दम केवल और केवल डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी में ही है। मरने में जुगाड़ में हम उनकी पेनी व्यंग दृष्टि से रूबरू होते हैं। उनकी भाषा में कसाव है, रचना सटीक चलती है, कोई झोल नहीं है। संवाद की भाषा पात्रों के चरित्र से मेल खाती है। मुहावरों का सटीक प्रयोग रचना को नई ऊंचाई देता है। व्यंग्य का मूल भाव है करुणा। रचना पढ़ते या सुनते समय पहले आपको मरने के बाद जुगाड़ करने वाले चरित्र से, सेठ से घृणा होती है, चिढ़ आती है। कैसा गलीच इंसान है, मरने के बाद भी जुगाड़ में लगा हुआ है। लेकिन उसके पीछे करुणा भी पैदा होती है, एक दया पैदा होती है उस पात्र के प्रति। ये कितना विवश है, जीवन भर इसने अपने आप को इस इकोसिस्टम में ढालने के लिए कितना गिराया है अपने आप को। वो उस चौकीदार के प्रति भी एक तरह की कातरता रखता है, जिसको बहुत कम पैसे में शमशान में रखा गया होगा और वो मजबूर हुआ कि उसने पैसे लेकर लकड़ी में हेरफेर किया। इस तरह की रचनाएं ऊपर से इस तरह की बातें नहीं कर पाती,
लेकिन उनके गहरे भेद में समाज की विडंबनाओं पर बेहद गंभीर प्रहार होता है, जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की ही कलम से संभव है। बहुत बेहतरीन समीक्षात्मक टिप्पणी थी हमारे साथी ने की। और अब आगे चलते हैं सर। आपने व्यंग लिखते लिखते उसके बाद में सबसे पहले आपने एक उपन्यास लिखा, नरक यात्रा। मेडिकल शिक्षा की कमियों, वहाँ पर जो गिरावट है उस पर आपने ध्यान आकृष्ट किया। अस्पतालों की दुर्दशा, जहाँ पर कहीं चूहा मरा हुआ पड़ा है उसकी बदबू आ रही है, कहीं पेशाब की बदबू आ रही है। तो इस तरह की विसंगतियाँ हम आम सरकारी अस्पतालों में देखते रहे हैं। आज नए तरीके से 5 स्टार अस्पताल बन गए हैं, लेकिन उनके अपने अलग नरक हैं। मैं इतना सा बस पूछना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से झकझोरने वाला ये उपन्यास लिखा, आप स्वयं एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, तो क्या कहीं चिकित्सा जगत के लोगों की तरफ से कोई विरोध या कोई इस तरह की बात आपसे कही गई हो कि भाई आप तो खुद चिकित्सक हैं और आपने ये क्या लिखा है? मुझे जितनी प्रशंसा डॉक्टरों ने इस काम की मेरे की है, उतना मेरे बाकी काम की नहीं की। क्या बात है, बहुत पसंद किया गया डॉक्टरों द्वारा। यहाँ यार तुमने इतनी सच बात लिखी है। और ये मैं देखिए, मैं छोटे सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, रीवा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, वो मेरे मन में था, बहुत जगह मन में था। बहुत सारी चीजें थी जिस पर वो उपन्यास लिखा गया है। मेरे सारे टीचर्स, सारे मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स, ऊपर के नीचे के सीनियर लोग, कलीग, इसके अलावा देखिए उसको दास्तान गोई वालों ने इसको मेरे नरक यात्रा उपन्यास के 3 चैप्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एनुअल फंक्शन में पढ़े। क्या बात है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं गया नहीं था, जा नहीं पाया था। और वो पूरा हॉल में मतलब खड़े होकर तालियां बजी थी। और उन्होंने कहा था क्या बात, जो एम्स दिल्ली जो बहुत हमारा सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों का सर्वश्रेष्ठ तरह से सेवाएं देने वाला बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां के डॉक्टर उस बात को समझ सके कि वो नरक किस नरक की मैं बात कर रहा हूँ। आप जिस नरक की बात कर रहे हैं जो आपकी आत्मा में बैठ चुका है, ये कोई गंदगी और जो आपके खान पान की व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार और उसकी बात नहीं हो रही है। वो आपके जो डॉक्टरी के क्षेत्र में जो अलग तरह का भ्रष्टाचार है, जिसे मानसिक भी कह सकते हैं, गलत डायग्नोसिस पर अड़ जाना, आपको गलत आदमी को आगे बढ़ाना, कैसे भी डिग्री जो लेने वाले बच्चे हैं उन पर आतंक जमा के रखना, मरीजों की परवाह न करना, उनकी कोई इज्जत तो करना ही नहीं। ये जो एक एटीट्यूड प्रॉब्लम जो पूरे मेडिकल की है, वो हर जगह है। वो तब भी थी, वो आज भी है और आगे भी रहेगी, होने वाली है, वो होती है। और 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स आ गए हैं, इन पर अभी तो मेरे पास मेरे हाथ में भी 2 उपन्यास हैं जो मैं लिख रहा हूँ। इनसे निकल पाया, इन्हें पूरा कर पाया, और भगवान ने अगर उम्र दी मेरे को और, तो मैं एक ये नए वाले जो सुपर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिस्टों का जो अस्पताल हैं, उन पर जो चल रहा है उसपे कोई मैं नरक यात्रा, एक दूसरी नरक यात्रा लिखना चाहूंगा आगे। जी, तो मतलब नरक यात्रा का एक सीक्वल आएगा, इसकी हम सब उम्मीद करते हैं। हम उसे सीक्वल कहें या क्या कहें नहीं जानता, क्योंकि वो सारे ही जो सुपर स्पेशलिटी का है, जो खेल पूरा उसकी तो तब कोई बहुत ज्यादा चर्चा थी ही नहीं। तो वो एक जनरल हॉस्पिटल की बात थी। एक जो हाईफाई हॉस्पिटल की हाईफाई स्पेशलिटीज में जो हाईफाई नरक यात्रा चलती है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है कहीं, अभी ऐसा उपन्यास में लिखा नहीं। तो मैं उसे करने की कोशिश करूंगा जरूर जी। अगर मेरे को समय की बात है, समय भगवान दे मुझको तो जी बिल्कुल, ईश्वर आपको बहुत समय देगा सर, क्योंकि जिस अच्छे विचारों के साथ, जिस सकारात्मकता के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ ईश्वर निश्चित रूप से उस चीज को देख रहा है और आपको वक्त देगा। आपकी दुआओं की भी असर हो जाए उसका। जी धन्यवाद सर। एक साहित्य में मिथकीय प्रयोगों को लेके बहुत गंभीरता की बात होती रहती है, बहुत संभल के इस तरह का प्रयोग करना चाहिए कि भाई किसी तरह से किसी बात पे कोई आहत ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो।
आपने मरीच का उपन्यास में रामराज्य के पौराणिक मिथक को वर्तमान समय में उतारने का एक साहस किया था, या आप मैं कहूँ, मैं उसको बहुत से लोग कहते हैं, इसी बात को लेके मैं कह रहा हूँ। क्या आज कोई ऐसा उपन्यास लिखना चाहे या आपको लिखना पड़े तो आप लिखेंगे? हाँ, जरूर लिखेंगे। ये जब मैं लिख रहा था तभी की बात बता रहा हूँ, तब भी कोई बहुत अच्छी सुखद स्थितियां नहीं थी। तब भी यही था, धार्मिक जो धर्मांध लोग हैं, जो एक होता धर्म, धार्मिक मैं भी हूँ, बहुत धार्मिक जी। ऐसा नहीं कि मैं कोई नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं भगवान पर भरोसा भी करता हूँ। मेरे घर में सारे वो त्योहार मनाए जाते हैं और उसी श्रद्धा से मनाए जाते हैं, और मैं उतने उत्साह से उनमें भाग लेता हूँ जैसे हमारे साथ के लोग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रामचंद्र जी का विरोधी हूँ, पर जब राम का गलत इस्तेमाल नाम करेगा कोई जी, और उससे कुछ और चीजें हासिल करने की कोशिश करेगा, या राम से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका विरोध में अगर व्यंगकार नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? बहुत बड़ी बात। तो आपको तो लिखना ही चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं हाँ कोई मेरा वो इंटेंशन है निकाल दे उसमें से, उस उपन्यास में से जो उस समय छपा था। जब मैं लिख रहा था तब मैंने नरेंद्र कोहली जी से बात की थी, और नरेंद्र कोहली तो राम कथा स्पेशलिस्ट कहलाते थे एक जमाने में। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बोला था सर मैं भारत के राज्य पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ कि, और तो मैं उसमें आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताइए भारत राज्य कैसा था, कहीं मुझे इस संदर्भ में कुछ मिल सकता है क्या? तो वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, डराया था, समझाया था, क्या देखो कुछ ऐसा वैसा मत लिख देना, तुम बड़ा लिखते हो ऐसा, और वो फिर बहुत ज्यादा लोग नाराज हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे। भारत का राज्य बहुत अच्छा, और कुछ भी मैंने कहा सर भारत का राज्य कैसे अच्छा हो सकता है? जो आदमी 14 साल उसने कहा कि मैं राज निवास में घुसूंगा ही नहीं, वो नंद नगरी में बाहर बैठ के एक छोटे सी जगह बैठ के कुटिया में, पर्ण कुटीर में, वो भी वही जीवन जीते रहे एक सन्यासी का। वो गए ही नहीं कभी राजसत्ता के खिलाफ, राजसत्ता के अंदर जो सर। तो मेरा कल्पना ये है कि वो वहां से बैठते थे और मंत्री लोग चलाते थे, और मंत्री आके पूछा करते थे सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसा राज्य अच्छा कैसे होगा? तो लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छा था, बहुत अच्छा राज्य, वो वहीं से बढ़िया चलाते थे। तो मैंने कहा वो अच्छा चलाते थे तो राम के बिना अयोध्या, ये वाल्मीकि ने रामायण में ये शुरू के सर्ग में ये लिखा है, जहाँ पर है कि राम आने वाले हैं अयोध्या में। तो बता रहे राम जब नहीं है तो अयोध्या क्या हाल हो गया है। उनके वो करीब करीब उसमें 7 या 8 वो हैं सर्ग इस बात के कि राम के बिना अयोध्या कैसी है। तो वो बहुत बुरी हाल में बता रहे हैं अयोध्या को, जहाँ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम आने वाले जी। तो मैंने कहा अगर अच्छी होती तो राम को तो भूल जाते 14 साल में लोग, और भारत बहुत अच्छा शासन देते। तो भारत ने जो शासन दिया उसे हम कहते हैं पादुका राज्य। तो आज हम उसे व्यंग में ही तो इस्तेमाल करते हैं, कह रहे भैया उनका तो पादुका राज चल रहा है, मतलब वो किसी बड़े आदमी के खास हो गए हैं, तो इसीलिए वो बड़े आदमी के नाम पे अपना पूरा राज्य खुद का चलाते हैं। तो बड़ा आदमी राम और उनके नाम का राज्य पादुका राज्य। तो मैंने पादुका राज्य तो वो लिखा था, और क्योंकि आज भी वही है हमारे यहाँ, एक प्रिंसिपल हो और उससे कोई मुंह लगा हुआ एक चपरासी भी है जो घंटी बजाता है स्कूल में, वो किसी भी और मास्टर से बड़ा आदमी है, लोग उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे। प्रिंसिपल साहब के पास भी सीधे मुंह लगा आदमी है, तो पादुका प्रिंसिपल साहब का वो चलाने लगेगा जो नीचे बैठा हुआ है। तो हम ऐसे ही कोई आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है आपके क्षेत्र का एमएलए, उसका कोई आदमी वहां बैठा हुआ है जो आपके गांव में, वो एमएलए का आदमी कहलाता है, क्योंकि एमएलए खड़ाऊ लेके चल रहा है। हिंदुस्तान में दिल्ली से लेके छोटे कस्बे तक एक खड़ाऊ राज्य चलता है। बिल्कुल, कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक बड़ा अफसर आईएएस है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उससे पूछे, कोई छोटा क्लर्क जो कहलाया जाता है कि उनका आदमी है, सब उसको पकड़ते हैं। आईएएस के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उससे कह सके। तो अफसरी में, राजनीति में, शिक्षा में, हर जगह एक खड़ाऊ राज्य चल रहा है। ये उस खड़ाऊ राज्य पर लिखी किताब है जो मरीज का है, और ऐसा कुछ हुआ तो आज भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जब आप व्यंग लिखते हैं तो तैयार रहिए कि आप देखिए बदतमीजी मत करिए,
जी। बिलो द बेल्ट किसी को हिट मत करिए, किसी के नाम से हम व्यंग हमेशा प्रवृत्तियों पे लिख रहे हैं, हम किसी और के खिलाफ नाम से नहीं लिख रहे। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं लिख रहा, मैं फलाने साहब के खिलाफ लिख रहा, मैं इससे कोई हासिल नहीं होना। मोदी जी आज है कल नहीं रहेंगे, नेहरू जी कल थे आज नहीं हो, पर आप जो चीज लिख रहे हो वो उस प्रवृत्ति पर है जो अगर गलत है तो उसका विरोध किया जाना। बिल्कुल। आप जो और व्यंगकार को वैसा विरोध नहीं करता, व्यंगकार अपने ढंग से कलात्मक विरोध करता है, लोगों को अवेयर करता है। विरोध ये वाला वो वाला नहीं जो झंडा लेके बैठ गए। व्यंगकार का विरोध हुआ है कि वो जो अपने पढ़ने वाली जो लोग पाठक हैं उनके मन में सही एक चित्र को प्रदर्शित कर सके। भाई सही बात तो ये है, आपको सही और गलत बात में अपना पक्ष बताना है कि देखो ये सही है और ये गलत है जी। व्यंगकार का काम इतना है। व्यंगकार किसी पार्टी नहीं है, व्यंगकार को जो गलत है उसकी तरफ बेखटके बताना है, वो किसी के साथ नहीं है। वो अगर मोदी के खिलाफ लिख रहा है तो वो कहीं राहुल गांधी के साथ नहीं है, वो बता रहा है क्या गलत हो रहा है। वो दोनों के बारे में कह सकता है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो जो गलत हो रहा है उस काम के खिलाफ, वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। श्रोताओं, इस समय आप व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी से रूबरू हो रहे हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो 7339999096 पर हमें कॉल कीजिए और हम इस कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। उससे पहले आइए सुनते हैं, कुछ लोग हैं अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं भोपाल से मलय जैन। ज्ञान चतुर्वेदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम आते ही लल्ला, गुच्चन, बिन्नू, अम्मा, बब्बा जैसे तमाम पात्र दिमाग में दौड़ जाते हैं। बुंदेलखंड की गलियों से लेकर राजनीति के गलियारों तक ये पात्र हर पाठक के दिलो दिमाग में बसे हैं। व्यंग लिखना खाला का घर नहीं है, जैसा कि ज्ञान जी कहते हैं। ये वाकई तब समझ में आता है जब हम व्यंग लिखने में बैठते हैं और कुछ सूझता नहीं, तब आप ज्ञान जी की लेखनी के कायल हो जाते हैं। कोई भी विषय हो वे उसे हंसी हंसी उठा लेते हैं, और जब रचना पककर पाठक तक आती है ना तो मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलता है। मैंने नरक यात्रा से लेकर एक तानाशाह की प्रेम कथा तक ज्ञान चतुर्वेदी जी के सारे उपन्यास पढ़े हैं। उनकी सारी किताबें मेरे व्यक्तिगत कलेक्शन में हैं। उन्हें कई बार सुनने का सौभाग्य मिला है मुझे, और वह अनुभव अलग है। मैं उन्हें सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ता, मैं उन्हें पढ़ने का कोई मौका भी नहीं छोड़ता। मेरा सौभाग्य है कि मेरे उपन्यास ढाक के 3 पात को उनका खूब आशीर्वाद मिला। मेरे व्यंग संग्रह हलक का दरोगा की भूमिका भी ज्ञान चतुर्वेदी जी ने ही लिखी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके जैसा गुरु मिला। मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़कर ही व्यंग का अलिफ बेतित सीखा, और जब जब उन्हें पढ़ता हूँ, उन्हें सुनता हूँ, कुछ नया ही सीखता हूँ। नमस्कार, मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से राहुल देव। ज्ञान जी के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। फिर भी उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो निश्चित रूप से वे हमारे समय के सर्वाधिक समर्थ व्यंग्यकार हैं। वे व्यंग्य में इस कदर मुब्तला लेखक हैं कि व्यंग्य से उन्हें अलगाकर देख पाना संभव नहीं है। मानो ज्ञान जी और व्यंग्य एक दूसरे के पर्याय बन गए हों, सिक्के के 2 कभी ना अलग होने वाले पहलुओं की तरह। लेखन का छोटा बड़ा कोई भी प्रारूप उन्हें सीमित नहीं करता। वे डॉक्टर भी हैं और एक लेखक भी हैं, और अपने व्यस्त समय में से किस तरह से वो जबरदस्त व्यंग्य लेखन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरक है। अपने व्यंग्यों में वे समय समाज के निर्मम सत्यों का मात्र उद्घाटन ही नहीं करते, बल्कि उन पर गहन वैचारिक टिप्पणी करते हैं। उनके व्यंग्यों को पढ़कर पाठक को एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। यह वैचारिक टिप्पणियां व्यंग्य की बहुआयामिकता से संपन्न होने के कारण पाठक को सहज रूप से प्रभावित करती हैं, उन्हें अपनी ओर खींचती हैं। कहना न होगा कि व्यंग्य दृष्टि और लोक दृष्टि के सम्यक बहाव में ज्ञान जी लोकप्रियता और साहित्यिकता की बढ़ती खाई को भरसक पाटने का भी कार्य करते हैं। हम आज उस समाज के नागरिक हैं जहां नंगापन एक जीवन शैली के रूप में स्वीकृत हो गया है। विसंगतियों से भरपूर इस उत्तर आधुनिक समय में ज्ञान चतुर्वेदी के व्यंग्य लेखन को एक जरूरी हस्तक्षेप की तरह देखा जाना चाहिए। कई अर्थों में
वह परसाई और शरद जोशी के मानस अभिमन्यु की तरह विकृत यथार्थ के उस चक्रव्यूह को भेदते प्रतीत होते हैं जहां आम लेखक की पहुंच नहीं। उदात्त मानवीयता से परिपूर्ण अपने उद्देश्य में जिसकी नीयत और पक्षधरता शीशे की तरह एकदम साफ है, इस यात्रा में वे नितांत नई परंपरा गढ़ते हैं जिसे व्यंग्य की ज्ञान परंपरा कहा जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो साथियों ने बहुत बेहतरीन विचार अपने प्रकट किए। हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बचे हुए समय में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जिस तरह से आज बाजारवाद हमारी इच्छाओं, हमारी सोच को एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। एक दौर था जब हम बाजार जाते थे और अपनी पसंद से चीज़ खरीदते थे। आज एक दौर है जब बाजार ये कहता है कि आप ये खरीदिए, आप वो खरीदिए, आज इस ब्रांड को खरीदिए। इन्हीं सब भूल भुलैयों के बीच बाजार की इस घातक प्रवृत्ति पर ज्ञान सर ने एक बहुत बेहतरीन उपन्यास लिखा था, जिसका शीर्षक आपको बताएंगे। हाँ, पागल खाना, माफ़ कीजिएगा, पागल खाना, जिसका अंग्रेज़ी में एक अनुवाद भी आया है और अपनी नातिन को उन्होंने समर्पित करते हुए लिखा है कि उसे पता नहीं कि बाजारवाद क्या होता है, पर रोज़ शाम होते ही जिद करने लगती है कि उसे घुमाने के लिए मॉल ले जाया जाए। तो आपने ये व्यंग उपन्यास अपनी चिर परिचित शैली से अलग हटकर लिखा। जब एक लेखक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ लिखता है तो उसे कैसा महसूस होता है? देखिए, मेरे हमेशा अपने ऊपर मैंने ये चुनौती खुद पैदा करने की कोशिश की अपने लेखन में, आमतौर पे फुटकर लेखन में भी, कि मैं अपने ही बनाए खांचे को तोड़ के कुछ बाहर कुछ काम करने की कोशिश करूं। मेरे बहुत सारे व्यंग्य भी तो मतलब उनको कोई चर्चा इस तरह हो, उनमें कितने शैली के मैंने प्रयोग किए हैं, भाषा में और कहन में, कई तरह से। कविता में मेरे पूरा खंड काव्य की तरह मेरे 3 या 4 आर्टिकल लंबे थे। एक कंठ विश्वपाली दुष्यंत त्यागी जी का बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है, उस पर मैंने एक बना के लिखा था, बहुत बड़ा है वो, कहीं मतलब वो करीब 25 पेज में आया था। तो मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। तो जब मैं इसको कर रहा था, इसमें एक प्रयोग बहुत बड़ा है। देखिए, बाजार के खिलाफ आप नहीं, बाजार जब आपकी मानसिक मन पर कब्जा कर ले, आपके व्यवहार को तय करने लगे, आपके संबंधों को बाजार तय करने लगे, आप प्रेम कैसे करेंगे ये बाजार तय करेगा, आप अपनी माँ से व्यवहार कैसे करेंगे, पिता से व्यवहार कैसे करेंगे, आपको किस तरह से आप जीवन में कुछ अच्छा या बुरा बाजार की ताकत के हिसाब से करेंगे। बाजार जैसा बताएगा, प्यार में आप वैलेंटाइन कार्ड देंगे तभी प्यार कहलाएगा। अगर फादर्स डे पे फादर को अगर आपने नहीं भेजा तो इसके मतलब आप पिता को भूल गए क्या? आप की मन पर कब्जा कर लिया है जो बाजार ने, वो बड़ी चिंता का विषय। आपको अगर ये कोई कहने लगे कि देयर आर नो फ्री लंचेस, ये आप जो गरीब है उसको अगर आप कुछ करने को बैठो तो वो कहते नहीं भाई ये काम नहीं करना चाहिए आपको, ये गलत काम कर रहे हैं आप इससे अलाली को और अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहे हैं आप जब ये काम कर रहे हैं। तो बाजार ने धीरे धीरे मन में ये बात बिठा दी लोगों को कि क्या सही क्या गलत। तो आपकी सदियों की जो सोच है, परंपरा है, जो संस्कृति है, बाजार उसको बड़े क्लेवरली बदलने की कोशिश कर रहा है। आपके पहनना, आप देख लीजिए आज की उम्र की लड़कियों में कितनी, आपको मेरे घर में बच्चियां हैं, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इनको जब साड़ी की बात आती है तो आप मेरी पत्नी से बोलते हैं कि मम्मी मेरी साड़ी पहना दो क्योंकि आज फंक्शन है कुछ ऐसा। साड़ी आपने गायब कर दी ना, ये बाजार ने गायब की है। साड़ी जैसा वस्त्र जो इतना खूबसूरत था वो आपके पहनने का तरीका बदल दिया। आप देखिए ना, आपके माँ के विज्ञापन जितने आते हैं या माँ और बच्चा दिखाते हैं, माँ साड़ी में देखी आपने कभी? जो यंग बच्ची, यंग माँ है जो अभी, वो किसी भी विज्ञापन में है, टीवी के किसी विज्ञापन में कहीं माँ को आपने साड़ी पहने देखा? वो वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस पहने हुए है, वो इवन वो तक नहीं पहने हुए, कुर्ता पजामा जो हमारा हिंदुस्तानी लिबास है वो बाहर की, वो पैंट शर्ट में है या कुछ टॉप पहने हुए है या कुछ स्कर्ट पहने हुए। ये नहीं कि वो शर्ट और स्कर्ट पहनना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ आपने
धीरे धीरे बाजार ने आपके मन में बिठा दी कि माँ ऐसी होती है, माँ तो ऐसी होती है। तो माँ का इमेज बदल डाली आपने धीरे से, क्योंकि आपको यहाँ का जो करोड़ों का व्यापार था, शायद 20,000 करोड़ रुपए का साड़ियों के व्यवसाय है जिस पर कि आप कब्जा करना चाहते थे, ताकि आपकी वेस्टर्न ड्रेसेस और वो ड्रेसेस जो बाहर चलती है वो यहाँ आ जाए। वास्तव में मार्केट ने वो कोशिश की है आपके रुचियों को कपड़ों के बदलने को लेके, लड़कियों के रुचि बदलने को लेके, ताकि उनकी वो मार्केट पूरी आ सके। तो मार्केट में बड़े महीन खेल हो रहे हैं जिसको हमें समझते ही नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता है, कब हम उसी तरह बिहेव करने लगते हैं जैसे मार्केट चाहता है। उसके खिलाफ मैंने ये लिखा था। इसमें बहुत नए प्रयोग थे, बहुत अलग ढंग से किया था। इसमें एक भी पात्र का नाम नहीं है, सारे सर्वनाम में है। और एक कठिन सी कहानी है जिसमें नाम भी नहीं है किसी पात्र का, तो कितनी और कठिन हो गई। उस कठिनता को निभाते हुए आपने एक कहानी कहने की कोशिश की, तो मुझे लगता था कि पाठक मेरा समझ जाएगा, और पाठक मेरा समझा। और सारे मेरे को हिंदी के बड़े पुरस्कार इसी उपन्यास के लिए मिले। व्यास सम्मान जो अभी मिला था वो भी इसी पुरस्कार के लिए, इसी के लिए मिला मेरे को। जो बहुत सारे पुरस्कार मिले मुझे। तो कंफर्ट जोन से बाहर को आने की कोशिश हर एक को करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हर एक को करना चाहिए, लिखने में हो और लिखने के अलावा जो काम आप कर रहे हैं। एक आप आदी हो गए काम करने के, उस तरह के आप उठे सुबह ऐसा किया, तो आप फिर धीरे धीरे एक मशीन बन जाते हैं। आप क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए हमेशा कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। जी, आपने आजकल बहुत से साहित्यिक उपन्यासों, साहित्य कहानियों पर OTT पर कुछ सीरीज या कुछ फिल्में देखने को मिल रही हैं। आपने भी पहले स्क्रिप्ट लिखी और हाल ही में जैसा सुनने में आया है जयप्रकाश की प्रतिभा। फिल्म का आइडिया एक अरविंद बब्बल साहब हैं, बड़े टीवी के प्रोड्यूसर रहे हैं और तो उसके डायरेक्टर भी हैं। पर वो उनकी पहली फिल्म थी जिसका वो आइडिया लेके आए थे। अशोक चक्रधर सर ने मेरे पास भेजा था उनको कि वो लिख सकता है। तो मैंने उस पर, उनका आइडिया बहुत खूबसूरत लगा था। तो वो स्टोरी आइडिया उनका था, थोड़ा सा क्या चरित्र वो चाहते हैं वो उन्होंने मुझे बताया था। फिर बाकी फिल्म मैंने डेवलप करी, मैंने पूरी लिखी कहानी, मतलब पटकथा और संवाद लिखे। वो पूरी स्क्रिप्ट हो भी गई है, फिल्म भी बन गई है, और भी प्रीव्यू देख के आया तो बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। जयप्रकाश की प्रतिभा। जी। जयप्रकाश मुख्य पात्र का नाम है। एक अधेड़ दंपति के बीच की प्रेम कथा है और बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छा लोगों ने काम किया है। और मेरी स्क्रिप्ट और डायलॉग को बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। और अभी मेरा नरक यात्रा पर ये एप्लास एक है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं वो, बिरला फाउंडेशन जो है ना, आदित्य बिरला फाउंडेशन, उनकी प्रोडक्शन हाउस है वो नरक यात्रा, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। उस प्रोडक्शन हाउस ने OTT के लिए राइट्स खरीदे हैं, बना रहे हैं वो लोग। आएगा तो वो भी आएगा। तो एक 12मासी पर भी चल रहा है OTT राइट्स के लिए। तो एक अगली फिल्म भी मैं इन्हीं के प्रोड्यूसर के लिए लिख रहा हूँ। तो मैंने करीब लिख के दे दी उनको, उसको अभी बैठ के। ये लंबा काम होता है, ये केवल लेखक का काम नहीं होता, फिल्म लेखन एक बड़ा काम होता है। इसमें बहुत से टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, एक पूरी टीम होती है, और आपको बहुत लोगों के भावनाओं, विचारों और उनकी डिमांड्स को समझना पड़ता है, तभी आप जाके कुछ कर पाते हैं। तो आप, मुझे फिल्म के जो अच्छे लोग कुछ मिल गए मेरे को, तो मैं रम गया उसमें, मुझे अच्छा लगा। तो कुछ शायद और लिखने मिले तो लिखूंगा। बिल्कुल। वो भी कंफर्ट जोन से बाहर के आने की बात। ऐसे भी हम कंफर्ट जोन से बाहर, ये आप कंफर्ट जोन है, डॉक्टरी कर रहे हैं, ठीक है, घर चल रहा है, बढ़िया है, बच्चे बहुत अच्छे निकल गए हैं, आपका एक नाम हो गया है लेखन में। आप क्या पचड़े में पड़े हो यार, बम्बई भाग रहे हो, वहां जा रहे हो, काय कर रहे हो। पर वो आपको बेचैनी होती है कुछ नया करने की, मेरे को तो होती है बहुत बुरी। ये एक असली लेखक की पहचान ही यही है कि वो बेचैन रहता है, और जब तक वो बेचैनी कम नहीं होती तब तक एक रचना का जन्म ना हो। मैं बहुत ही बेचैन आत्मा हूँ, बहुत बेचैन आत्मा हूँ। जी सर, एक क्योंकि अब समय हमारा लगभग समाप्त सा हो चुका है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हम कि आपने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक अच्छा चिकित्सक और लेखक बनने के लिए अच्छा आदमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों समाज में जिस तरह से संवेदनहीनता
बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि आज का जो लेखन है उस पर इन दुष्प्रवृत्तियों का कोई असर आपको दिखाई देता है क्या? सर देखिए, आप याद रखिए हमेशा, एक अच्छा आदमी हर जगह जरूरत है, लेखन में जरूरत नहीं है। एक अच्छा आदमी एक अच्छा पिता बनेगा, एक अच्छा आदमी अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा बॉस बनेगा, अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। हर जगह अच्छे आदमी की आवश्यकता है। जो संवेदनशील नहीं है तो अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। आप मरीज की व्यथा को ही समझ नहीं रहे तो कैसे बनोगे? और लेखन पर अगर आपकी संवेदनहीनता आ गई तो आप देखिए, लिखना एक एक्सरसाइज है। आपके पास भाषा है, आपका व्याकरण है, आप थोड़ी कहानी भी कह लेते हो, टेढ़ी मेढ़ी कर लेते हो, पर आपका दिल तो उसमें नहीं है ना। आप कहीं अपने पात्र के रोने के साथ रोते हो क्या? आप अगर पात्र के दुख में दुखी होते हो क्या? जब पात्र प्रेम में डूबता है तो क्या आप प्रेम में डूब जाते हो उस समय? तो जो पर काया प्रवेश की कला तो केवल अच्छा आदमी ही कर सकता है। जब आप अपने पात्रों के साथ एकाकार तब हो पाएंगे जब आप एक अच्छे आदमी हो। आप अच्छे आदमी पहला बनना पहली शर्त मुझे लगता है हर तरह के आदमी के लिए। लेखक के लिए तो अच्छा आदमी का मतलब होता है जो ईमानदार हो, जो संवेदनशील हो, जो पर दुख कातर हो, जो आपके दुख को समझ सके। वो इतना तो हो कम से कम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक अच्छे लेखक बनने की। आप बहुत कमीने हैं अगर, तो आप अच्छा लेखक नहीं बन सकते। आप एक खराब आदमी अच्छा लेखक, वो सफल हो सकता है, सफल लेखक होना अलग बात है सर। मेरी किताब में 10 संस्करण निकल जाए, मेरी किताब वाह हो जाए, 50 पुरस्कार मिल जाए, पर मैं अच्छा लेखक नहीं। मेरी किताब वही दिल को पकड़ेगी जब मैंने दिल से लिखी हो, और दिल से तो बात तभी करेगा जो आदमी अच्छा होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और चलते चलते कुछ और लोग हैं जो आपको बहुत चाहते हैं और आपके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। एक बार उनके विचार को सुन लेते हैं। मैं इस तरह सुन रहा हूँ इन बातों को जैसे कोई आदमी किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए वो तारीफ सुन रहा हूँ उस तरह और खुश हो रहा हूँ दूसरी तरह से। कुछ और तारीफ सुनते हैं सर। जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नवाबों के नगर, अदब के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से व्यंगकार इंद्रजीत कौर बोल रही हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है कि बॉक्स एफएम जयपुर हमें व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम के तहत देश के वरिष्ठ व्यंगकारों से रूबरू कराता है। हमारा सौभाग्य है कि इस बार हम रूबरू होंगे व्यंग का पर्याय बन चुके और देश विदेश तक हिंदी व्यंग का झंडा फहराने वाले वरिष्ठ व्यंगकार पद्मश्री आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी के साथ। ज्ञान चतुर्वेदी जी मेरे पसंदीदा रचनाकार हैं, बल्कि मुझको यूं कहना चाहिए कि परसाई और शरद जोशी के बाद मेरे प्रेरणा स्रोत रचनाकार हैं, जिनको पढ़ने के बाद ऊर्जा और व्यंग लेखन की दृष्टि लगातार मिलती है। आज हिंदी जगत के वे सिरमौर व्यंगकारों में माने जाते हैं। विगत 50 सालों में 7 उपन्यास और कई नायाब व्यंग संग्रह उनकी प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उनके उपन्यास की जड़ें आम भारतीय ग्रामीण जीवन में इतनी गहरी धसी हुई हैं, उनके लेखन से ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां, कस्बाई चरित्रों के संघर्ष और अंतर्विरोध, उनकी संस्कृति, उनकी कमजोरियां विस्मृत नहीं होती। चाहे वो बारामासी हो या स्वांग या हम न मरब, उनका बुंदेलखंड उनकी आंखों से श्री कृष्ण की तरह उद्धव मोय ब्रज विसरत नहीं की तरह लगता है। कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है कि हम उनके बारे में चाहे जितना भी कहें, वह उनकी भव्यता के सामने छोटा ही बना रहता है। आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं। पहले मैंने सोचा कि ज्ञान चतुर्वेदी के सरल, सहज और अपनत्व से भरे स्वभाव का उल्लेख करूं और फिर उनके सृजन की विशेषताओं के वर्णन पर जाऊं, किंतु फिर लगा कि साहित्य तो व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब होता है और यही कारण है कि हमें ज्ञान चतुर्वेदी के साहित्य में इतनी सहजता, इतनी भाव प्रवणता, गहनता और प्रवाह जो दिखाई देता है, उसके आधार पर बिना किसी संदेह के समझा जा सकता है कि लेखन की मात्रा और गुणवत्ता के मानदंडों पर आज के समय का कोई भी साहित्यकार, कोई भी व्यंग्यकार उन तक नहीं पहुंच पाता। ज्ञान चतुर्वेदी के साथ उपन्यास और हजारों व्यंग्य लेख न केवल हमें अपने समय की स्थितियों को समझने की नई नजर देते हैं, अपितु उनकी भाषा शैली हमारे मन में लोकोत्तर आनंद का भी सृजन करती है।
यह बात केवल सहज प्रतिभा संपन्न साहित्यकार की कृतियों में ही दिखाई दे सकती है और सोने में सुहागे की तरह ज्ञान चतुर्वेदी यही नहीं रुकते, अपितु कठिन श्रम के द्वारा अपनी रचनाओं में उत्तरोत्तर संवर्धन करते रहते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार का दायित्व निभाते हुए ज्ञान चतुर्वेदी नए रचनाकारों को न केवल प्रोत्साहित करते हैं बल्कि उन्हें सुधार और बेहतर लेखन के गुर भी सिखाते रहते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी के साथ बातचीत में उनकी सहजता और आडंबरहीनता हमें मोहित करते हैं और हम चाहते हैं कि बस उन्हें यूं ही सुनते रहें और उनके साहित्य के आनंद के सागर में गोते लगाते रहें। बॉक्स एफएम को साधुवाद कि उन्होंने ज्ञान चतुर्वेदी के इस कार्यक्रम के द्वारा एक बार फिर इस अनिर्वचनीय आनंद की गंगा प्रवाहित की है। बहुत बढ़िया। ये थे कोटा से व्यंगकार अतुल चतुर्वेदी और नोएडा से आचार्य राजेश कुमार। और एक कोई चैट बॉक्स में भी हमारे पास एक मैसेज आया, वह पढ़ के सुनाइए। जी बिल्कुल। चैट बॉक्स में बॉक्स एफएम के फारूक अफरीदी जी लिख रहे हैं, ज्ञान जी को सुनना अपने आप को एक अनुभव से संपन्न करना है। आज के संपादक को लेकर आपकी टिप्पणी एकदम सटीक है और पहले संपादक साहित्यिक रुचि वाले बहुत गुणी होते थे। बहुत उच्च कोटि का व्यंग है और बधाई भाईजान। डॉक्टर मुकेश असीमित लिखते हैं, ज्ञान सर को नमस्कार। प्रभात सर, आज इस व्यंग चर्चा का काफी दिन से इंतजार था और आज का दिन ये सफल हुआ। मुकेश राठौर लिखते हैं, व्यंगकार के कर्म और धर्म पर ये बड़ी बात है। फारूक अफरीदी जी आगे लिख रहे हैं कि अंतिम प्रश्न में ज्ञान जी का उत्तर बहुत ईमानदारीपूर्ण है, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और सर, बहुत सी बातें अभी हमारे मन में रह गई हैं, किसी दिन फिर एक कार्यक्रम करेंगे और आपसे लंबी बातचीत करेंगे। और इस बात के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हृदय के अंतः स्थल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझे मौका दिया जी 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 बात करने का, अपने बारे में, बैंक के बारे में जी, और मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। कमेंट सुन दिए, बहुत लोगों ने तारीफ कर दी, उससे आपका खून तो थोड़ा बढ़ता ही है तो उस खून का इस्तेमाल करेंगे। नया उपन्यास लिख रहे हैं इन दिनों साधुओं को लेके, साधु और गांव की राजनीति को लेके मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। करीब 300-350 पेज मेरी डायरी के भर चुके हैं। तो वो मैं अगला उपन्यास उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये खून काम आएगा वहाँ पे जो बढ़ा दिया आपने आज इस कार्यक्रम को करके सर बिल्कुल, आपका खून तो बढ़ा, लेकिन हमारा उत्साह भी सातवें आसमान में है कि मुझे इस बात की तसल्ली है कि ये बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे और मुझे खुद को बहुत अपने आप को समृद्ध करने और कुछ सीखने का अवसर भी मिला है। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप बॉक्स धन्यवाद।